मैं हूं दीपाली राणा, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और फोकस करेंगे ग्लोबल इवेंट्स पर और उनके लाइकली इंपैक्ट पर। दरअसल अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव चल रहे हैं और अटकलों का बाजार गर्म है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों के लिए बाजार अलग अलग सोच रहा है। क्या है वो और किसकी जीत का क्या असर बाजार पर होगा, इस पर हम फोकस करेंगे आज के शो में। हमारे साथ है एसएसजी फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के वी प्रियंक उपाध्याय, प्रतिफिन मार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, निर्बंग सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह और साथ ही केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। इन ग्लोबल ट्रिगर्स इवेंट्स पर तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन इस बीच एक इंपॉर्टेंट डेटा भी आया है। दरअसल कृषि और किसान कल्याण विभाग ने साल 2024-25 के लिए मुख्य कृषि फसलों के उत्पादन का पहली अनुमान लिस्ट जारी की है। क्या है ये अनुमान, बताने के लिए मेरे सहयोगी असीम मिनचंदा मौजूद है। असीम, बताइए, खरीफ फसलों के उत्पादन को लेकर क्या अनुमान जताया जा रहा है? देखिए, कृषि मंत्रालय हर साल खरीफ फसलों का एस्टीमेट जारी करता है और ये 4 एस्टीमेट जारी होते हैं। पहला एस्टीमेट कृषि मंत्रालय ने जारी कर दिया और इस बार पहली बार सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे का सहारा लिया है। 4 राज्यों के अंदर सरकार ने 100% जिलों के अंदर डिजिटल क्रॉप सर्वे किया है। तो उसमें सरकार ने जो पाया है कि इस बार खरीफ जो फसलें हैं उनका रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिलेगा और करीबन कुल खरीफ फसलों का जो उत्पादन है वो 1647 लाख टन के आसपास रहेगा। चावल का भी इस बार हमें रिकॉर्ड उत्पादन देखने को मिलेगा। चावल का उत्पादन करीबन 1200 लाख टन के आसपास रहेगा। मक्का का और जो दालें हैं उनके भी इस बार सरकार को काफी ज्यादा फसलों की बुआई काफी अच्छी दिख रही है, उनका उत्पादन भी काफी अच्छा होने का अनुमान है। तो अगर मैं पिछले साल से कंपैरिजन करूं तो करीबन ये 7 से 8% ज्यादा है। तो लगातार सरकार की जो चिंता थी इन्फ्लेशन को लेकर के, फूड इन्फ्लेशन को लेकर के या चावल के या दालों के इन्फ्लेशन को लेकर के चिंता थी, तो इस जो फर्स्ट एस्टीमेट आए उससे वो चिंता दूर होती हुई नजर आ रही है। तो इस बार हमें एक रिकॉर्ड उत्पादन कृषि के जो खरीफ फसलें हैं उनका देखने को मिलेगा। शुक्रिया असीम में डिटेल बताने के लिए। तो इम्पोर्टेंट अनुमान है ये और कुणाल शाह हमारे साथ बने हुए ऑलरेडी हैं, उनसे भी एक राय ले लेते हैं। कुणाल, जो ये अनुमान लगाया जा रहा है, जो अनुमान जारी हुआ है, नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं, खरीफ फसलों के रिकॉर्ड उत्पादन की बात हो रही है, वो भी खास तौर से जैसे असीम ने कहा राइस है, मेज है, इनको लेकर रिकॉर्ड प्रोडक्शन की बात हो रही है। कैसे देखते हैं आप इन नंबर्स को, कितने इंपॉर्टेंट ये नंबर्स हैं और जो असीम बार बार कह भी रहे थे कि इन्फ्लेशन बढ़ने का जो खतरा था वो अब किस हद तक दूर होता हुआ दिखाई देगा सरकार के लिए? एग्जैक्टली लास्ट जो इन्फ्लेशन के डेटा इंडिया के आए थे उसमें जो मेजर वरी फैक्टर था वो था फूड इन्फ्लेशन। और ये जो रिपोर्ट आपने प्रेजेंट की है इसके बाद ऐसा लगता है कि देयर विल बी अ ग्रेजुअल ड्रॉप इन फूड इन्फ्लेशन। ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है और मेरी राय में बहुत सारे कमोडिटी के प्राइस जो इन्फ्लेट हुए थे वो धीरे धीरे नॉर्मलसी की ओर जाते हुए दिखेंगे। गवर्नमेंट when it comes to agriculture commodity they are doing excellent job, उसमें कोई दो राय नहीं है। और बहुत अच्छा न्यूज़ है, दिस इज द स्टार्ट कि फूड इन्फ्लेशन धीरे धीरे इसके कारण नीचे आएगा। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट आंकड़े हैं ये, जिस तरीके का अनुमान जताया जा रहा है और जैसे कि डिटेल्स अभी असीम ने बताई भी। लेकिन खास तौर से जो वीट है, राइस है, मेज है, इसको लेकर अनुमान काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अजय, आपके कमेंट्स क्या रहेंगे इस डेवलपमेंट पर? नमस्कार दीपाली जी। देखिए, हमने देखा था जब भी ला नीनो का पीरियड होता है, ये वैसे भी हम देखते हैं कि फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन अच्छे रहते हैं और जिस जन से आंकड़े बता रहे हैं करीबन 1645-46 के आसपास का है ये, तो काफी अच्छा है। और हमने देखा भी है कि कोविड के बाद से ही गवर्नमेंट का जो कंसर्न था वो ग्लोबल इकोनॉमी में हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन काफी ज्यादा, खास करके आप यूरोपियन नेशन देखें तो वहां पे डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा हाइप है। बट इंडिया पिछले 2-3 सालों में हमने देखा काफी अच्छा रिवाइवल हुआ है, जहां पे हम प्रोडक्शन की ओर पे भी गवर्नमेंट के जो नए तरीके, आज हम इस जो रिपोर्ट आई उसमें डिजिटल क्रॉप सर्वे का भी यूज किया गया है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जो फूड इन्फ्लेशन का कंसर्न जो वर्ल्ड वाइड सभी जगह चिंता बता रहा है वो इंडिया में उतना नहीं है। और नो डाउट थोड़ा बहुत कंजम्पशन हमने पिछले 2-3 सालों में बढ़ते हुए जरूर देखा है पोस्ट कोविड, लेकिन साथ साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से कोई बड़ा हीट इंडिया में अब तक नहीं लगा है। तो आई थिंक नंबर्स काफी लुक्रेटिव है और बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। बट ज्यादा मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा फॉल है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में अभी भी फूड इन्फ्लेशन का कंसर्न बना हुआ है, जिसकी वजह से कोई रेडिकल चेंज या रेडिकल फॉल हम नहीं देख रहे। बट हाँ, एक कंफर्ट जोन पे इंडियन फूड इन्फ्लेशन कंटिन्यू रहेगा। ओके,
चलिए, तो ये तो इन इम्पोर्टेंट नंबर्स की बात हुई, लेकिन बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रिगर्स के, जिस पर तमाम मार्केट्स की नजरें बनी हुई हैं, फिर चाहे वो इक्विटीज हो या कमोडिटीज हो। लेकिन कमोडिटीज के लिए क्या रेलेवेंस है इन ग्लोबल इवेंट्स की, उसको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इस हफ्ते आखिर में इन इलेक्शन आउटकम का रिजल्ट हमारे सामने होगा, साथ ही यूएस फेड की इंपॉर्टेंट मीटिंग, और फिर चाइना स्टिमुलस पैकेज को लेकर जो मीटिंग होनी है इस हफ्ते, वो भी बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी तमाम कमोडिटीज के पर्सपेक्टिव से। अब सिनेरियो समझने की कोशिश करते हैं पहले यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को लेकर कि क्या आउटकम, क्या मायने रखेगा कमोडिटीज के लिए। कुणाल, पहले आपके कमेंट्स ही लेना चाहेंगे। कड़ी टक्कर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है आपके हिसाब से मार्केट? दोनों ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स के सत्ता में आने पर किस तरीके का रिएक्शन हम दोनों ही केसेस में देख सकते हैं? क्या व्यू है आपका? सबसे पहले इट्स गोइंग टू बी वेरी टाइट। सो जितना भी मैं न्यूज़ रीड करता हूँ, जो फॉलो करता हूँ पॉलिटिकल ब्लॉगर्स या सबको, सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी वन वे कि मेजॉरिटी ट्रम्प ही आ गया, ऐसा मेरा मानना है। अगर ट्रम्प साहब आते हैं बराबर, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इन्फ्लेशनरी, बिकॉज ट्रम्प हमने देखा था लास्ट भी, जब उनका जो लास्ट टर्म था, तो वो इंटरेस्ट रेट कट करने में जैसे आए थे, ऐसे जोर से 150 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट कट करने के लिए उन्होंने बोल दिया था। तो ट्रम्प बहुत ही एग्रेसिव है। सो कमोडिटी के लिए, कमोडिटी मार्केट के लिए ट्रम्प साहब गोल्ड और सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बुलिश है, क्योंकि ट्रम्प के आते ही डॉलर पे आप देखेंगे ऑलरेडी 2 दिन से डॉलर कमजोर होना स्टार्ट हो गया है। सो देर इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट प्रेशर, बट एट द सेम टाइम ट्रम्प साहब चाइना को लेके पहले से ही बहुत नाराज है। सो ट्रम्प साहब आते ही मुझे लग रहा है कि सबसे पहले टैरिफ डाल देंगे चाइना पे, और इसीलिए चाइना ने 4 से 8 तारीख के बीच में मीटिंग रखा है स्टिमुलस देने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर ट्रम्प साहब आते हैं तो नॉट बिकॉज ऑफ ट्रम्प साहब, बट चाइना एग्रेसिव स्टिमुलस दे देगा, तो मेटल भी तेज हो जाएंगे। सो मेटल में तो मुझे सबसे ज्यादा कन्विक्शन है, मेटल ट्रम्प साहब आते हैं तो बहुत जोर से बढ़ेगी, क्योंकि चाइना लेफ्ट राइट सेंटर देखेगा नहीं कुछ, क्या सीधा $1 ट्रिलियन, $1.25 ट्रिलियन का पैकेज दे देगा। तो सब मेटल 5-8% का रैली हो जाएगा इसके पीछे। सेकंड जो ऑप्शन है वो है कमला हैरिस। कमला हैरिस अगर आती है तो कमला हैरिस, अब देखेंगे डेमोक्रेट्स की अगर बात करेंगे तो दे आर इन अ फेवर टू इंक्रीज द इनकम टैक्स फॉर द लार्ज कॉर्पोरेट्स एंड लार्ज प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये इसके कारण थोड़ा ग्रोथ हमेशा हर्ट होता है जब आप टैक्स बढ़ाते हो, तो उसके कारण गोल्ड सिल्वर के लिए अच्छा रहेगा। बट कमला हैरिस आती है तो चाइना शायद एग्रेसिव पैकेज ना दे, तो ऐसा अगर चाइना एग्रेसिव पैकेज नहीं देता है तो थोड़ा बेस मेटल में अपसाइड कम आएगा। बट ब्रॉडली स्पीकिंग कोई भी आता है, कमोडिटी में तेजी होने वाली है। हम लोग कमोडिटी की सुपर साइकिल में है अभी फिलहाल, और कमोडिटी में छोटे मोटे करेक्शन विद द टाइम आते रहेंगे। ट्रम्प साहब या हैरिस दोनों में से कोई भी आता है, मुझे तो मेटल्स तेजी लग रहा है, क्योंकि इट इज मोर टू डू विद चाइना। 50% ऑफ द कमोडिटी कंजम्पशन इज टेकिंग प्लेस इन चाइना, और चाइना अगर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को चेंज करता है और पैसे छापता है यूएस की तरह, तो कमोडिटी में तो तेजी होने वाली है। सो क्रूड तेज लग रहा है, मेटल्स तेज लग रहा है, प्रेशियस मेटल बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म ऑलरेडी कर चुका है, तो सेम क्वांटम में ना बढ़े, परसेंटेज वाइज गेन कम होगा, बट ओवरऑल कुल मिला के फुल तेजी का माहौल लग रहा है। तो जहां कुणाल ने एंड किया, मैं वहीं से पिक करके प्रियंक आपके व्यू लेना चाहती हूं। हम कमोडिटीज की सुपर साइकिल में हैं, तमाम ग्लोबल इवेंट्स के मद्देनजर आप किस पॉकेट पर स्पेशली फोकस करेंगे? क्या व्यू रहेगा जो आपके रडार पर है? गुड इवनिंग। देखिए, ओवरऑल जो कमोडिटी एज अ बास्केट की अगर मैं बात करूं तो हमने ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर को रिकॉर्ड हाइस पे जाता हुआ देखा है। तो वो जो उसमें जो सुपर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हमने देखा था कंपेयर्ड टू एनर्जी कॉम्प्लेक्स, बेस मेटल कॉम्प्लेक्स, वो ऑलरेडी आ चुका है। तो मुझे लगता है कि बुलियंस थोड़ा सा एक बैक सीट पे हो सकता है, इन शॉर्ट टर्म चले जाए। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे मंदी आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन रहेगा, बट वो हेल्दी करेक्शन रहेगा। तो बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति बुलियंस में अपनानी चाहिए। जो मेरा सेक्टर रहेगा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस में, वो बेस मेटल्स रहेगा। गिवन जो चाइना का स्टिमुलस का पैकेज का बात हो रहा है, अगर चाइना का स्टिमुलस पैकेज अग्रेसिव आता है
तो नो डाउट हम कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक इसमें एक शानदार रैली देख सकते हैं। और रिसेंट प्राइस एक्शन पे भी अगर आप नजर रखें तो कॉपर ने स्टार्ट कर लिया है। लास्ट 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि 850 के ऊपर, 840 के ऊपर सस्टेन होना शुरू हो गया। और वही तरफ डॉलर इंडेक्स में भी एक करेक्टिव मोड सेट इन होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी आ रहा है कि बेस मेटल्स में अभी आउट परफॉर्मेंस रहेगा रिलेटिव टू बुलियंस एंड एनर्जी। एंड बेस मेटल्स में भी अगर रैंकिंग करनी रहेगी तो कॉपर वुड बी माय फर्स्ट पिक, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम एंड जिंक। तो और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में भी मुझे लगता है कि क्रूड में एक दायरा है, बट पॉजिटिव बायस के साथ ऊपर के लेवल्स टुवर्ड्स 6200, 6250 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन मनोज जी आपके लिए। इनफैक्ट मैं आपका सुबह मॉर्निंग नोट भी पढ़ रही थी, आपका भी मानना यही है कि क्रूशल वीक है और स्पेशली बुलियंस वॉलेटाइल रहेंगे यहाँ से, जो कि प्रियंक भी बात कह रहे थे। आप कैसे देखते हैं ग्लोबल ट्रिगर्स को, प्लस क्या आपकी नजर भी मेटल्स पर रहेगी? नमस्कार दीपिका जी, बिल्कुल यहाँ पे जो कन्विक्शन है ज्यादा वो इंडस्ट्रियल मेटल्स के ऊपर ही है। जैसा कि कुणाल ने जो फंडामेंटल्स बताए हैं कि यहाँ पे चाइना का जो स्टिमुलस है वो काफी अहम रहेगा और स्टिमुलस आना ही है, चाहे यूएस में कोई भी प्रेसिडेंट आए। थोड़ा बहुत क्वांटम जो है वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन स्टिमुलस आएगा ये तय है। दूसरा, यहाँ पे जो मॉनेटरी ईजिंग है वो लगातार देखने को मिल रही है और यहाँ पे अगर ट्रम्प साहब आते हैं तो निश्चित रूप से जो यहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो थोड़ी सी यूएस की तरफ जो है वो फेवरेबल करते हुए नजर आएंगे, तो थोड़ा टेरिफ वॉर वगैरह वो हो सकता है। लेकिन बावजूद के यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में जो कन्विक्शन है वो काफी ज्यादा रहेगा। तो हमारा मानना है कि कॉपर फिर एक बार एलएमई पे 10,000, 10,500 के जो स्तर है वो टेस्ट कर सकता है। साथ ही यहाँ पे एल्यूमिनियम में जो है एक अच्छा मोमेंटम जो है बनता हुआ दिख रहा है और हमारा मानना है कि एलएमई पे एल्यूमिनियम की जो कीमतें हैं वो $3,000 को इस बार क्रॉस कर सकती है आने वाले समय में। तो जो प्रेफर्ड बेट रहेगा वो एल्यूमिनियम रहेगा, फॉलोड बाय कॉपर। तो दोनों बेस मेटल्स अच्छे लगते हैं। हाँ, प्रीशियस मेटल्स में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है एक अच्छी रैली के बाद, लेकिन ग्रेजुअली वहां भी बढ़त देखने को मिलेगी और जो सिल्वर का जो आउट परफॉर्मेंस है वो आगे भी बना रहेगा। गोल्ड यहाँ पे थोड़ा स्लो मूवर रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू वहां भी पॉजिटिव रहेगा। तो एल्यूमिनियम ज्यादा अच्छा लगता है, कॉपर यहाँ पे सेकंड पीक रहेगा और प्रीशियस मेटल्स में चांदी जो है वो आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। इनफैक्ट मैं सिल्वर पर सवाल पूछना भी चाहती थी क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोबल फोरकास्ट है सिल्वर को लेकर वो काफी ब्राइट है। लेकिन अजय, संक्षेप में बेस मेटल से एक बेस मेटल पिक करना हो तो आपका कन्विक्शन किसके साथ है? पूरे बेस मेटल पैक की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कॉपर तो एक बैरोमीटर होता ही है, बट मुझे लगता है कि कॉपर से ज़्यादा आपको ध्यान देना चाहिए जिंक के ऊपर। जिंक के अंदर हमने ऑलरेडी अच्छी खासी रैली देखी है। हाँ, सबकी नज़र जो रहेगी वो चाइना की बैठक पे है, यहाँ पे कितने का स्टिमुलस दिया जाएगा, बट कुल मिला के चाइनीज न्यू ईयर से पहले ये स्टिमुलस दिया जाएगा। नो डाउट यूएस को लेके कुछ अनसर्टेनिटी बनी हुई है, बट मुझे लगता है 300 का लेवल तो हम अगले 15 दिन के अंदर कभी भी स्पाइक होते हुए देखेंगे। बट कुल मिला के ईयर एंड तक की बात करें तो 320, 325 तक के मिले। तो आउट ऑफ ऑल बेस मेटल मुझे लगता है जिंक एक फेवरेबल पिक रहेगी। ओके, तो इंटरेस्टिंग है यहाँ पर प्रियंक की तरफ से कॉपर टॉपिक, मनोज जी की तरफ से एल्यूमिनियम और अजय केडिया मानते हैं जिंक उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी। कुणाल, अब आप भी नाम दीजिए, आपकी तरफ से टॉपिक क्या रहेगी, प्लस संक्षेप में ही सिल्वर पर, क्योंकि आप लंबे समय से बुलिश रहे हैं, सिल्वर पर आपके नेक्स्ट टारगेट्स क्या हैं और सिल्वर पर मौजूदा लेवल से एंट्री लेने का कन्विक्शन कितना है? ओके, सो मेरी फर्स्ट पिक रहेगी कॉपर। यहाँ से मिनिमम 900 रुपये का टारगेट, फर्स्ट टारगेट है मेरा। सेकेंड मेरी जो पिक रहेगी वो रहेगी सिल्वर। सिल्वर मतलब इन प्रेशियस मेटल 90,000 का बॉटम लग रहा है मुझे सिल्वर में, और फिर धीरे धीरे $35, 35 के बाद $40 नेक्स्ट साल। सो 1,10,000, 15,000 सिल्वर हो जाएगा। सो ओवरऑल मैं बुलियन साइड पे सिल्वर प्रिफर करूंगा और मेटल साइड पे कॉपर। ओके, इनफैक्ट $40 तक के टारगेट तो कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी हमें सुनने को मिले हैं सिल्वर पर फॉर नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। फिलहाल डोमेस्टिक प्राइसेस आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू कुणाल और अजय, आप दोनों का ही।
आने के लिए शो में और अपने व्यूज इन ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बीच में स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। मनोज कुमार जैन और साथ ही प्रियंका उपाध्याय हमारे साथ बने रहेंगे, लेंगे उनसे ट्रेड्स, कुछ स्ट्रैटेजीज ब्रेक के उस पार भी। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री। एसएसजे फाइनेंस सिक्योरिटीज के भी प्रियंका उपाध्याय बने हुए हमारे साथ साथ मनोज कुमार जैन भी हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं प्रत्यय फिनमार्ट के। लेते हैं अब उनके ट्रेड्स। बताइए प्रियंका, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। हमारे पिक दोनों ही बेस मेटल कॉम्प्लेक्स से रहेगी। जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि कॉपर और एल्यूमिनियम ये हमारी टॉप पिक्स रहेगी। कॉपर में अभी 860 के आसपास ट्रेड्स हो रहे हैं, तो यहाँ से अगर करेक्शन मिलता है अराउंड 855 850 जोन, ये अच्छे जोन रहेंगे जहाँ पे बाई किया जा सकता है। 838 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा और शॉर्ट टर्म टारगेट्स मेरे 880 फॉलोड बाय 895 रहेंगे। दूसरी पिक एल्यूमिनियम में रहेगी। एल्यूमिनियम में भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति रहेगी। 241 हाफ के आसपास बाई किया जा सकता है। 236 हाफ का स्टॉप लॉस रहेगा। 250 252 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। मनोज जी, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज क्या हैं? पे गोल्ड का जो दिसंबर वायदा है वहां पे 78,200 के आसपास बाय करना चाहिए। 77,950 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य यहाँ पे 78,650 तक के रहेंगे। दूसरा यहाँ पे एल्यूमिनियम में 242 के स्तर पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना है 239 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 247 तक के रहेंगे। ओके, चलिए, तो ये आपको बेस मेटल्स पर कुछ ट्रेड्स मिले हैं, लेकिन एक राय सोने चांदी पर भी ले लेते हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से नहीं बल्कि इस हफ्ते के लिए इन इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स के बीच में। प्रियंक, रेंज एक आप बताइए, क्या रेंज लाइकली रह सकती है दोनों ही कमोडिटीज की बड़े इवेंट्स के बीच में? मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर और गोल्ड का जो रेशियो है वो क्लियरली फेवरेबल है सिल्वर की तरफ। तो सिल्वर में मुझे लगता है कि आउट परफॉर्मेंस आगे चल के रहेगा। अगर मैं रेंज की बात करूं तो एमसीएक्स में अराउंड नीचे में हम देख सकते हैं 93,000 से 92,500, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन लगता है और वो होल्ड करता है। तो मानना यही है कि फिर से हम एक रैली टुवर्ड्स 97,000-98,000 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं गोल्ड में भी 77,800 से लेके 77,500 ये एक सपोर्ट रेंज रहेगी ऑन द डाउन साइड। और अपसाइड में हम मान सकते हैं कि अराउंड 79,200 टू 79,800 ये लाइकली रेंज रहेगी। ओके, मनोज जी, कच्चे तेल पर आपकी राय क्या है? यहाँ पर हमने काफी वॉलिटिलिटी देखी, प्राइसेस अब थोड़े से स्टेबल हैं लेकिन तेजी की तरफ ही हैं। क्या व्यू है आपका यहाँ से कच्चे तेल पर? बिल्कुल, कच्चे तेल में यहाँ पे ओपेक प्लस ने जो उत्पादन में बढ़ोतरी को 1 महीने के लिए बढ़ाया है और उसका असर साफ तौर पे कीमतों में देखने को मिल रहा है। दूसरा, यूएस में भी इन्वेंट्री में गिरावट देखने को मिली थी, तो वो भी यहाँ पे पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया है। हमारा मानना है कि 6,200 तक के जो स्तर है वो कच्चे तेल में देखने को मिल सकते हैं, तो 6,000 के स्तर के आसपास यहाँ पे बाय कर सकते हैं। 5,920 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य में ऊपर में यहाँ पे 6,200 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, और नेचुरल गैस पर मनोज जी आपकी क्या राय है? नेचुरल गैस में एक दायरा बना रह सकता है। हमारा मानना है कि नेचुरल गैस यहाँ 224 से 242 का जो एक रेंज है वो बना रह सकता है। लोअर बैंड के आसपास अगर कीमतें आती है तो फिर वहां पे बाय करना चाहिए। वर्तमान लेवल पे थोड़ा सा रिस्क रिवार्ड जो है फेवरेबल नजर नहीं आता है, तो 224-25 के स्तर मिले तो वहां बाय करें, वर्तमान लेवल पे अवॉइड करें। ओके, चलिए, एक राय डॉलर इंडेक्स पर भी ले लेते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स का बिहेवियर भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्पेशली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के मद्देनजर। क्या राय है यहाँ पर आपकी प्रियंक, और क्या रेंज आप देख रहे हैं? देखिए, डॉलर इंडेक्स में जो इमीडिएट स्विंग हाई हमने देखा था 104.60-80, ये एक रेजिस्टेंस नियर टर्म में रहेगा। एंड ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है कि ये फिर से हम एक बार इसे 103 102 हाफ के रेंजेस तक आता हुआ दिख सकता है। ओके, एग्री कमोडिटी पैक पर अब बात कर लेते हैं। मनोज जी, यहाँ पर आपके कुछ रिकमेंडेशंस रहेंगे क्या? काफी दायरे में ट्रेड देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स में भी काफी गिरावट है और हम देख रहे हैं कि बहुत ही सीमित दायरे में यहाँ पे कारोबार देखने को मिल रहा है।
यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल केक में अगर थोड़ी गिरावट आती है दिसंबर वायदा में 2920-30 के आसपास, तो वहां पे बाय कर सकते हैं 2885 के स्टॉप लॉस से 3030 तक के लक्ष्य जो है वहां लेकर के चल सकते हैं। ओवरऑल एग्री पैक में यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल केक गिरावट में खरीदना अच्छा नजर आता है। ओके इसके अलावा ग्वार पैक पर मनोज जी आपके क्विकली कमेंट्स क्या रहेंगे? यहाँ पर पिछले 2 हफ्ते काफी वॉलेटाइल रहे हैं प्राइसेस के हिसाब से। डिमांड तो फिर भी ठीक ठाक है, लेकिन जो सप्लाई बढ़ी है, पीक सप्लाई सीजन फिलहाल देखने को मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप प्राइसेस यहाँ से? यहाँ पे गिरावट जो है वो थमती हुई नजर आएगी। मेरा मानना है कि ये सपोर्ट्स लेवल के काफी जो है करीब ग्वार सीड और ग्वार गम ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं निचले स्तरों पर फिर एक बार जो है बाइंग देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ भी दायरा बना हुआ है, तो यहाँ पे अब शॉर्ट नहीं करना चाहिए ये स्तरों पर, और ग्रेजुअली यहाँ पे थोड़ी जो है बाइंग की जा सकती है। एक रेंज जो है ग्वार सीड में वो 5080 से 5400 तक की नजर आती है नवंबर वायदा की अगर बात करें तो। वहीं ग्वार गम में यहाँ 10,200 से 10,850 के दायरा रह सकता है। ओके चलिए, तो ये रही आपके लिए ग्वार पैक पर। क्विकली एक स्पाइसेस पर और कमेंट ले लेते हैं। मनोज जी, एक राय आपकी क्विकली स्पाइसेस के पैक पर भी चाहिए। यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं प्राइसेस टर्मरिक, जीरा, कोरिएंडर के? यहाँ पे आज निचले स्तरों पर थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन अगर ओवरऑल स्पाइसेस पैक की बात करें तो यहाँ पे कोरिएंडर जो है बाकी 2 मसालों के एवज में ज्यादा ठीक लगता है। एक अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ पे कीमतों में देखने को मिल रहा है, तो अगर यहाँ पे कोई रणनीति बनानी हो तो रणनीति के लिहाज से कोरिएंडर ठीक नजर आता है। हमारा मानना है कि कीमतें फिर एक बार 7,400-450 तक के स्तर जो है वो टेस्ट कर सकती है। जीरा में एक दायरा बना रह सकता है 23,500 से 24,200 का। वहीं टर्मरिक में यहाँ पे ऊपरी लेवल्स पे प्रेशर फिर देखने को मिल सकते हैं, तो टर्मरिक में कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, लेकिन कोरिएंडर में निचले स्तर पर बाइंग की जा सकती है। ओके चलिए, तो ये रह रही है आपके लिए तमाम स्ट्रैटेजीज एग्री नॉन एग्री कमोडिटी पैक से। थैंक यू प्रियंक और मनोज जी, आप दोनों का ही शो में आने के लिए और अपने स्ट्रैटेजीज शेयर करने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाते जाते आपको बता दें देश के लीडिंग डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल ने एक और बड़ा मुकाम हासिल किया है। गूगल आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर में मनी कंट्रोल के यूनिक विजिटर्स 10 करोड़ के पार हो गए हैं। ग्लोबल डिजिटल मेजरमेंट एजेंसी कॉमस्कोर के मुताबिक मनी कंट्रोल सितंबर में अपने प्रतिद्वंदी इकोनॉमिक टाइम्स के मुकाबले 31% बढ़ा है। मनी कंट्रोल के पेज व्यूज भी ईटी के मुकाबले 40% ज्यादा है। कॉमस्कोर के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि मनी कंट्रोल में लोग टाइम स्पेंड भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कहीं ज्यादा करते हैं। सितंबर में करीब 408 मिलियन मिनट्स टाइम स्पेंड रहा है। इसके साथ ही मनी कंट्रोल टाइम स्पेंड के हिसाब से सबसे आगे है। प्रीमियम सर्विस प्लेटफॉर्म मनी कंट्रोल प्रो के भी अभी हाल में 10 लाख सब्सक्राइबर पार हुए हैं। आपको बता दें कि मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 का हिस्सा है।